Good morning, everyone. Today we are going to revise our conduct rule. Right? Okay, so let's begin this. Before we start, जो content है इसके of this act of these rules, these are really very important. Yes, कहीं ना कहीं इनसे रिगार्डिंग भी जो क्वेश्चंस हैं पूछे गए हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार इसका जो इंडेक्स है ना वो हम याद कर लें इसको. ओके, so let's start this. तो पहले बताया कि टाइटल्स ऑफ द रूल्स, हमें एक एक चीज़ याद करके चलनी है इसकी कि रूल नंबर 1 क्या कहता है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, लाइक दिस. सो वी विल गो अकॉर्डिंगली लाइक दिस. तो हमारा सबसे पहले जो रूल है, क्योंकि हमें आरटीआई के जो इंडेक्स है वो हमें पूरा याद है कि कौन सा सेक्शन क्या क्या डील करता है, तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे कि हमारा सबसे पहले वहाँ पर भी शॉर्ट टर्म टाइटल एंड कमेंसमेंट था, राइट. तो यहाँ पर भी शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन. ठीक है, तो समहाउ सेम है. सेकंड में वहाँ पर भी डेफिनेशन आता है एंड यहाँ पर भी डेफिनेशन है. यहाँ पर थर्ड में जनरल है, वहाँ पर थर्ड में आरटीआई है, वहाँ पर फोर्थ में है पब्लिक अथॉरिटी. दैट इज पब्लिक अथॉरिटी से समथिंग रिलेटेड है, पब्लिक अथॉरिटी से, राइट. दैट इज ऑब्जेक्टिव्स, नहीं ऑब्जेक्टिव्स नहीं, ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ करके है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स तो नहीं है, वर्ड क्लिक नहीं कर रहा हूँ इस तरीके के साथ. तो इस तरीके से हम यहाँ पर याद करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट है आपका शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन. मतलब जो कंडक्ट रूल है इसकी शॉर्ट टाइटल क्या है, हमें पता ही है, दैट इज सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 है. सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964. ठीक है, ये डेट भी याद करनी. 65 तो हमारी सीसीएस सीसीए रूल्स की है और 64 हमारा कंडक्ट रूल्स की है, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले हमें एक एक टाइटल याद करके तब आगे बढ़ना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, दैट इज शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन. ठीक है, अभी ये जो रूल्स हैं दीज आर कॉल्ड सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964. और ये एक साथ दे केम इनटू फोर्स, अनलाइक आरटीआई एक्ट जो कि 120 डेज के बाद जो है एप्लीकेबल हुआ था. कुछ सेक्शंस थे जो कि देन मतलब द डेट ऑफ इनेक्टमेंट जो है उनकी तभी हो गई थी व्हेन दिस, मतलब जैसे ही ये हुआ तभी हो गई थी कुछ इनेक्टमेंट, अदरवाइज जो है सेक्शन मतलब पार्ट वाइज एक तरीके से. ठीक है, थर्ड बोलता है इसका, ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स मतलब या तो इन रूल्स में कुछ ऐसा लिख रखा हो कि यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होंगी, प्लस जो इंडियन फॉरेन सर्विस कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल्स 1961 है, ठीक है, या फिर मतलब उन पर जो है ये एक तरीके से एप्लीकेबल नहीं होंगे. ठीक है, एंड किन किन पर हो जाएंगे, ये कोई भी पर्सन अपॉइंटेड टू अ सिविल सर्विस, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी जो है किसी भी सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट पर अगर कोई अपॉइंट होता है, इंक्लूडिंग अ डिफेंस सिविलियन, ठीक है, तो उन पर जो है ये एप्लीकेबल हो जाएंगे. एंड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन. ठीक है, ये उनकी जो पोस्ट होगी ना, इफ दैट पोस्ट इज इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, उनको यूनियन से कोई भी काम पड़ता है या उसका कोई भी रिलेशन है विद द यूनियन, देन यस इट विल बी एप्लीकेबल. ठीक है, फर्दर बोलता है आपको दैट नथिंग इन दीज रूल्स, जो किन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ रखा है, ये यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रखा है कि ये रूल जो है कंडक्ट रूल किन किन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे. ठीक है, तो एक कोई भी रेलवे सर्वेंट पर एप्लीकेबल नहीं होंगे ये, ठीक है, क्योंकि वो तो रेलवे एक्ट के अंडर में आते हैं. देन कोई भी पर्सन है इफ इज होल्डिंग अ पोस्ट ऑफ रेलवे बोर्ड में अगर कोई भी पोस्ट है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे. और सिमिलरली कोई भी पोस्ट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द रेलवे बोर्ड हो गया या फिर फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेलवे, तो बेसिकली रेलवेज पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा फर्स्ट. लेकिन आपका ऑल इंडिया सर्विस पर, दैट इज आपका आईएएस आईपीएस और इन फॉरेस्ट सर्विस पर एप्लीकेबल नहीं होगा. या फिर प्रेसिडेंट ने जिनको स्पेशल ऑर्डर से या जनरल ऑर्डर से बताया कि इनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उन पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे. ठीक है, फर्दर बताया गया कि रूल नंबर 4, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा उनके ऊपर जो कि नॉन गेजेटेड हैं पहले, और जिनकी जो मंथली जो सैलरी है वो दैट इज 500 रुपये से ज़्यादा नहीं है. तो कौन कौन से, जैसे जो भी काम करते हैं, जैसे अ, जो पर्सन है वहाँ पे काम करते हैं, इफ़ दैट इज़ ओन्ड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, नेमली लाइक कोई भी पोर्ट्स हो गया, डॉक्स हो गया, वार्स हो गया, जेटीज हो गया, देन वी हैव डिफेंस इंस्टॉलेशन, लेकिन एक्सेप्ट है यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टेब्लिशमेंट में है अगर, तो उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे. देन वी हैव पब्लिक वर्क एस्टेब्लिशमेंट, इरिगेशन इलेक्ट्रिक एस्टेब्लिशमेंट, माइंस एंड माइंस के एक्ट के अंडर फैक्ट्रीज. एंड देन आपका जो सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे. ठीक है, इसके अलावा बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है अ, अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र होकर
जाता है, ठीक है। तो फर्दर दैट दीज रूल्स शैल अप्लाई टू एनी पर्सन टेम्पररी ट्रांसफर टू अ सर्विस पोस्ट। तो मान लीजिए किसी भी पोस्ट पर आता है जो कि जिसका कनेक्शन जो है यूनियन के साथ है, तो वो उन पर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस्टेब्लिश का मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि इट डज नॉट इंक्लूड एनी रेलवे इस्टेब्लिशमेंट, रेलवे का ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट रहा आपका शॉर्ट टर्म टाइटल एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टर्म टाइटल एंड एप्लीकेशन, ठीक है। ये रहा, इसके अंदर मतलब बेसिकली यही दे रखा है आपका कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है। शॉर्ट टाइटल क्या है, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट कब हुई, उसके एप्लीकेशन क्या क्या है। देन दूसरे नंबर पर आपका आता है इसका डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, कंडक्ट रूल्स के अंदर जो डेफिनेशंस दे रखा है वो डेफिनेशंस क्या क्या है, ठीक है। ये देख लेते हैं क्या क्या डेफिनेशंस हैं। गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब कोई भी पर्सन जो है अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू एनी सिविल पोस्ट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, एनी सिविल और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। और इसके साथ में ये डिफेंस सर्विस में जो भी सिविलियन है उनको भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। बट बिफोर वी प्रोसीड दैट यहाँ पर एक जो है कुछ एक हमारे पास वो है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है हम उनको पढ़ लेते हैं। क्या है एक बार, ये बोलता है एप्लीकेबिलिटी टू ऑनररी वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सिविल पोस्ट। क्या ये जो है जो सिविल पोस्ट पर ऑनररी वर्कर है क्या उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो यस ये एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। इसके इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जिसका हमें खास तरीके से ध्यान रखना है बिफोर जो ऑनरी जो वर्कर्स होते हैं उनको जब अपॉइंट किया था उस केस में। तो क्या कहते हैं, देखिए किसी भी पोस्ट पर जो है एक्सेप्शनल प्रोसीजर जो है में ही आपको एम्प्लॉयमेंट देनी है ऑनरी वर्कर्स को, ठीक है। एंड इट शुड बी रिजोर्टेड टू ओनली इन अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। एक्सेप्शनल प्रोसीजर होना चाहिए और आपको एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ही ऐसा करना है। सेकंड है, जो भी पर्सन जिनको भी आप अपॉइंट करोगे ही शुड बी ऑफ मेरिटोरियस, आपने जो अपनी सर्विस दी हो मेरिटोरियस सर्विस दी हो, इमिनेंट इन पब्लिक लाइफ एंड हैव अ स्ट्राइकिंग रेपुटेशन फॉर इंटेग्रिटी। थर्ड है आपका एडवाइजरी कैपेसिटी में रखेंगे, ठीक है। शुड नॉट एक्साइज एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल अथॉरिटी नहीं नहीं होल्ड करेंगे। कम से कम हम उनको जो है नॉमिनल सैलरी देंगे, ठीक है। मतलब वो जो टर्म जो हम बोले ना ऑनररी, ऑनररी का मतलब है कि वो अपने टर्म को जो है ट्रू सेंस ऑफ द टर्म एक तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब वैसे तो आप ऑनररी कर रहे हो और वैसे उनको सैलरी बहुत ज़्यादा मिल रही है तो वो ऐसा नहीं होगा। तो नॉमिनल फी दी जाएगी, दैट इज़ 1 रुपी पर मंथ। जस्ट वो 1 रुपये भी किस लिए दे रहे हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम अंडर द हैबिट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स, ठीक है। और उसको वॉलंटरी सरेंडर चाहे तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे ही ये जो है 1 रुपी सैलरी देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है इनके ऊपर इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। और इनको कोई भी ओथ या एलिजेंस या दे नीड नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू साइन एनी डिक्लेरेशन। जैसे हम गवर्नमेंट कोई भी सर्विस होता है तो उनको एक डिक्लेरेशन साइन करता है दैट यस आई विल, मतलब ओथ लेते हैं हम इस तरीके से ना, तो वो उनको करने की जरूरत नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि उनको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई डिक्लेरेशन जो है साइन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड है ये कोई भी जैसे हम ऑनरी वर्कर को अपॉइंट करते हैं तो इस केस में स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द अबव प्रिंसिपल्स ये जरूरी है, ठीक है। बट ऐसे प्रैक्टिकल कुछ प्रॉब्लम्स आई कि जैसे कि अब ये कंडक्ट रूल्स के अंदर तो आ गए, लेकिन कंडक्ट रूल्स में कहता है कि आप जो है कनेक्शन नहीं रख सकते प्रेस के साथ में, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स या फिर, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन देखिए जब ये जो अपॉइंट होते हैं ऑनररी वर्कर्स जो स्पेशली, वो गवर्नमेंट पे बड़े हाई हाई लेवल पे अपॉइंट होते हैं, राइट। तो वो कहते हैं कि ये बहुत इम्पॉसिबल सा वर्क है क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट देयर लाइफ दे हैव वर्कड विद पॉलिटिकल पीपल और एकदम हाई हाई ऑफिस में उन्होंने काम किया होता है। तो एक तरीके से ये चीज़ जो है सिविर करना मुश्किल है, ठीक है। भाई पूरी ज़िंदगी दे आर प्रोमिनेंट इन द पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ, तो रीजनेबल नहीं है कि उसको हम उनकी सिविर कर सके उस लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन विद द पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसीलिए हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि उनको हम एनफोर्स किया जाए ऐसे, ठीक है। जब तक जहाँ तक उनका पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स की बात करती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जेम्प्ट किया गया है इनके लिए। स्पेशली यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बोला गया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर आप ऑनररी कैपेसिटी में रखते हैं तो इट डज नॉट अमाउंट टू होल्डिंग इन ऑफिस। देखिए आपको पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कभी भी ही कैन नॉट होल्ड इन ऑफिस जिसमें जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात आती है। अदरवाइज वो अंडर आर्टिकल 1021 के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इफ दे होल्ड दैट, ठीक है। तो ये कहता है कि जो इस तरीके से ना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने जो है कुछ रूल्स बनाए हैं, ठीक है। तो दैट शुड बी, जो उनके अलाउंस एंड फीस जो है ना टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट शुड बी केयरफुली बोर्न इन माइंड। हमें अपने तरफ पहले से माइंड में रखनी चाहिए बिफोर वी अपॉइंट समवन टू द ऑनररी पोस्ट। इसके अलावा बोलते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट
अगर मान लीजिए आप किसी को भी देना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको वो रिलैक्स कर सकते हैं, बट दैट नीड्स टू बी इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर प्रायर कंकरेंस, उनका लेना पड़ेगा। और गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दी जाए, ये मेरिट पर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। वो अगर जस्टिफाइड है तो उनको दिया जा सकता है, ठीक है। बट येस, इट कैन बी डन विदाउट एनी डेट्रीमेंट टू द गवर्नमेंट कमिटमेंट्स टू सैलरीड एम्प्लॉय, जो उनकी कमिटमेंट उससे ऊपर होकर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा वो अपने ट्रू सेंस ऑफ द टर्म में होने चाहिए, शुड नॉर्मली बी अलाउड अ सब्सटेंशियल अमाउंट बाय वे ऑफ ऑनरेरियम, ठीक है। और मतलब उनको ये है कि उनको ज़्यादा मतलब सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं देना आपने, इस तरीके से ना। जो ऑनररी बोल रहे हैं तो ऑनररी फिर वो सैलरी दी जानी चाहिए। उनकी जो है, जो ऑनररी वर्कर्स है, दे शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी मेडिकल सर्टिफिकेट। उनको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है अगर उनकी जो सैलरी है, जो है पे और जो ऑनरेरियम है वो ₹5 पर मंथ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ बात करते हैं यहाँ पर सेकंड एसी का ही है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंडक्ट रूल्स टू एम्प्लॉयज ऑफ पीएसयू, क्या पीएसयू वाले पर होगा? तो यस, 100% होगा। जो भी पीएसयू गवर्नमेंट के अंडर में है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है, तो ये उन पर जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी है, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट्स, ठीक है। वो जो स्टैट्यूट के जो कुछ प्रोविजंस जिनके अकॉर्डिंग वो सेट किए गए ना, जो एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो ऑटोमेटिकली उन पर भी एप्लीकेबल होगा। Where there is no such statutory provision or the body, तो इस केस में क्या हुआ, द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉइज वुड बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। और वो ओपन होगा एम्प्लॉयर के लिए कि वो अगर चाहे तो इन रूल्स को अप्लाई कर सकता है। तो भी एंटायरली फाइनेंस्ड है तो यस, उनका एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉइज बी रिस्ट्रिक्टेड इन द सेम मैनर जैसे आप इनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल है, ठीक है। अ, एक और कंडक्ट रूल कहता है कि रिलेटेड टू इंटेग्रिटी जो है अभी इन्होंने मॉडिफाई किया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन संथानम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर उन्होंने संथानम कमेटी, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली इनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एप्लीकेबिलिटी टू मेंबर ऑफ कमिटी या कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, क्या ये मेंबर ऑफ कमिटी या फिर कमीशन में एप्लीकेबल होगा? तो देखिए यहाँ पर कहता है कि जो एक्सेप्शंस बताया गया उनको छोड़ के तो ये सबके ऊपर एप्लीकेबल हो गई हैं कंडक्ट रूल्स, ठीक है। तो जो भी पर्सन जो है अपॉइंट किए जाते हैं किसी भी सिविल सर्विस पे या सिविल पोस्ट पे इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, तो यस वो एप्लीकेबल होगा। किसी पर्टिकुलर केस में कोई पर्सन जो है कंसर्न, अगर उनको फॉर्मली अपॉइंट किया जाता है किसी सिविल सर्विस में या पोस्ट में, तो वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इस बात पे हमें ये कहा गया है कि इस बात पे भी हमें मेयरली जो है ध्यान नहीं देना है कि जो है वो वहाँ से रेम्यूनरेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इंटेंशन देखना है आपका। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है कि आप उसको अपॉइंट कर रहे हैं, जैसे ही उनकी अपॉइंट होती है तो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो किसी सिविल सर्विस पोस्ट पे हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, कि जो भी पर्सन जो है यहाँ पर जब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है बनना चाहते हैं ना, क्योंकि वो पहले से कंडीशन रखते हैं दैट दे वुड लाइक टू कंसिडर देयर नॉन ऑफिशियल जो है स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं वाइल एक्सेप्टिंग मेंबरशिप ऑफ द कमीशन। तो इसमें भी हमें इंटेंशन देखनी है कि जो सैड रूल्स है दैट शुड नॉट अप्लाई बिकॉज द पर्सन कंसर्न जो है शुड नॉट बी अपॉइंटेड टू एनी सिविल सर्विसेज और पोस्ट बट शुड बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन और मेंबर ऑफ द कमिटी। तो अगर किसी को मेंबर या फिर चेयरमैन आप बना रहे हैं तो उस केस में जो है ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। ऑनरेरिया जो है वो सैंक्शन फॉर सब्सटेंशियल अमाउंट का नहीं होना चाहिए। रेम्यूनरेशन उतनी ही करनी है उनको जितने की ऑनरेरियम जो है उनके लिए नॉमिनल हो, जैसे ₹1 और ₹5 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सैलरी जो है अगर उनकी एनहांस होगी तो कंडक्ट रूल्स में ऑटोमेटिकली वो लोग आ जाएंगे। ये दो ही चीज़ आपको मैटर करती है यहाँ पर। तो यस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टू मेंबर ऑफ कमिटी और कमीशन तो उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे ये, ठीक है। लेकिन अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर स्टेटस आता है तो उस केस में नहीं होंगे, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि भाई हम तो अपना नॉन ऑफिशियल मेंबर स्टेटस वो करना चाहते हैं तो उस केस में जो है दे शुड बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन या फिर मेंबर ऑफ द कमिटी, राइट। देन पीएनटी के जो जो भी एक्स्ट्रा पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑल्सो एप्लीकेबल टू पर्सन अपॉइंटेड एज पर्सनल स्टाफ, जो भी मिनिस्टर का जो पर्सनल स्टाफ में अगर कोई अपॉइंट होता है तो उन पर भी, चाहे वो बेशक कोटर्नस बेसिस पर क्यों ना हो, उनके ऊपर जो है कंडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा। देखिए जो स्टाफ है एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या फिर यूनियन काउंसिल में दिया जाता है, तो कुछ चांस है कि उनको रिलैक्स करते हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, अपर एज लिमिट में, ठीक है, वो समझ में आता है। बट ये क्योंकि ये तो मिनिस्टर्स का प्रेरोगेटिव है कि वो बाहर वाले बंदों को रख सकते हैं, ठीक है। बट वेरिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट ये होगा ही होगा। और ऑल प्रोविजंस ऑफ द कंडक्ट रूल्स वुड बी एप्लीकेबल टू देम सब, जैसे कि प्रॉपर्टी रिटर्न करनी है, कोई भी मूवेबल इमूवेबल
वो करना है, उसके लिए परमिशन लेनी है आपको प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी टू एम्प्लॉयज ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट कैंटीन, यस डिपार्टमेंट कैंटीन जो है वो 1991 से जो है 1 अक्टूबर 1991 से इनको सबको कंसिडर कर लिया गया है एज एन होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट, तो फुल फ्लेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए हैं, तो इनके ऊपर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड में हम बात करते हैं हमारा जो रूल नंबर 2 है डेफिनेशन से, तो हमारा फर्स्ट जो रहा दैट इज व्हाट, दैट इज शॉर्ट टाइटल, इसका बेसिकली क्या है, कमेंसमेंट क्या है और एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन का मतलब है गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब है कोई भी पर्सन अगर किसी भी सिविल पोस्ट पर, सिविल सर्विस पर अपॉइंट किया जाता है विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है। और इसके अंदर सिविल डिफेंस डिफेंस के जो सिविलियन होते हैं वो भी इंक्लूड होंगे। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जिसकी सर्विसेज जो है अगर किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पर भी दी जाती है, ठीक है, कोई भी इवन लोकल अथॉरिटी पे दी जाती है, ठीक है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो ऑटोमेटिकली डीम टू बी गवर्नमेंट सर्वेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर उनकी जो सैलरी इफ दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एन अदर अदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा, ठीक है। मेंबर ऑफ फैमिली की अगर हम बात करें कि इसके अंदर मेंबर्स ऑफ फैमिली के अंदर कौन कौन आएगा, तो सबसे पहले इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि हस्बैंड वाइफ, ठीक है, वेदर रिजाइडिंग और नॉट, ये क्वेश्चन आया है इसके अंदर, यही क्वेश्चन ये मैटर नहीं करता कि वो जो है अ, ये मैटर नहीं करता कि वो साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, अनलेस कि वो सेपरेटेड बाय द जुडिशियल, अगर जुडिशियल के द्वारा सेपरेट तो वो नहीं आएंगे, अदरवाइज वो यस एप्लीकेबल होंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ बोलता है द हस्बैंड और वाइफ एज द केस में बी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट, बट डज नॉट इंक्लूड अ वाइफ और हस्बैंड एज द केस में बी सेपरेट, अगर सेपरेट हो गए हैं किसी डिग्री या कोर्ट या फिर ऑर्डर की कॉम्पिटेंट कोर्ट की उससे, तो वो नहीं होंगे, ठीक है। इसमें अंदर आता है सन, डॉटर, स्टेप डॉटर, ये चार है। अगर वो होली डिपेंडेंट है तो यस इंक्लूड होंगे, बट डज नॉट इंक्लूड अ चाइल्ड, कहता है सन और डॉटर, स्टेप सन और स्टेप डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड होली डिपेंडेंट ऑन हिम, होली डिपेंडेंट होने चाहिए बच्चे आपके ऊपर, बट डज नॉट इंक्लूड अ चाइल्ड, जिनकी जो है आपसे कस्टडी जो है ना, नो लॉन्गर, या तो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बच्चा, या फिर जिसकी जो कस्टडी है ना दैट हैज बिन डिप्राइव्ड, ठीक है, या तो वो डिपेंडेंट नहीं है या तो वो नो लॉन्गर डिपेंडेंट है, मतलब बच्चा जो है डिपेंडेंट नहीं है, या फिर जो उसकी कस्टडी है ना वो डिप्राइव कर ली गई है आपसे, तो इस केस में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी अदर पर्सन रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा कोई भी पर्सन आपसे अगर मान लीजिए ब्लड से या फिर मैरिज से अगर एसोसिएटेड है, ठीक है, तो द गवर्नमेंट सर्वेंट वाइफ और हस्बैंड, गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ से या हस्बैंड से, एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन वो क्या है, और वो जो है होली डिपेंडेंट है, मतलब अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि आपसे ब्लड से या फिर मैरिज से एसोसिएटेड है और आपके ऊपर होली डिपेंडेंट है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट पे, तो उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। राइट, तो हमारे पास क्या रहा, फर्स्ट में आया आपका शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, दूसरे नंबर पर आया आपका डेफिनेशन, थर्ड पार्ट इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर आया है, थोड़ा सा डाइसी था बट यस एग्जाम के अंदर पूछ लिया है इन्होंने, तो कहीं ना कहीं आपको भी ध्यान देना है इसके बारे में, ठीक है। बताए थे आपको जनरल क्या बोलते हैं, एवरी जनरल कंडीशंस है कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। बोलता है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शेल एट ऑल टाइम्स क्या करना है, हमेशा आपको यू हैव टू मेंटेन एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी तो सबसे ऊपर आती है, देखिए किसी भी कहीं पर भी चले जाइए आप सबसे पहले इंटेग्रिटी आती है, ठीक है। तो यहाँ एक लिस्ट दे रखी है आपको एक जो है 21 आइटम्स की, हो सके तो याद कर लीजिएगा इसको क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। और वो भी कौन सा आया है, वो आया है आपका 11 नंबर वाला ये, और एक ये वाला, ठीक है, ये दोनों एग्जाम के अंदर आया है, तो आपको सबसे पहले इंटेग्रिटी का चलो फर्स्ट नंबर में मान लिया हमने, आपको डिवोशन एकदम पूरा मेंटेन डिवोशन टू द ड्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 का 3 दैट इज डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसा आपको कुछ भी काम नहीं करना जिससे आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है नहीं बन पाएंगे या इस तरीके से, ठीक है, रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन कमिट हिमसेल्फ टू और uphold uphold the sovereignty and integrity of India, the security of the state, public order, decency और morality। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है डिफेंड करना है, डिफेंड एंड होल्ड
ऑलराइट। सबसे पहले क्या है, आपको आपको मेंटेन करना है जनरल जनरल कंडीशंस हैं जिसमें जिसमें आपको एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है, डिवोशन टू ड्यूटी होना चाहिए। फिर आता था आपका डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, इंपॉर्टेंट है। कमिट हिमसेल्फ टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, आपको एकदम इसको कमिट हिमसेल्फ टू द अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम एकदम आपको इस तरीके से जो है हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखना है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, ठीक है। के अलावा करना है डिफेंड एंड अपहोल्ड द सोवर्निटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड अपहोल्ड पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हमेशा रखना है आपको। अपने हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स रखने हैं, ऑनेस्टी रखनी है। मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकली जो है आपको न्यूट्रल रहना है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट, फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है आपका 8 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है अपनी हमेशा जो है अपनी मेरिट, फेयरनेस और इम्पार्शल रहना अपनी ड्यूटीज़ को लेके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट नंबर पर आ गया आपका डिस्चार्ज, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उस नहीं, सबसे पहले तो इंटेग्रिटी आ गया, फिर ड्यूटी अपनी जो है आपको मेंटेन, हमेशा डिवोशन रखनी है अपनी ड्यूटीज़ पे, ठीक है। देन थर्ड आता है आपका भी ऐसा मत कीजिए दैट इज कोई भी अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हो, पहली चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 का 313, ठीक है। और इसके बाद कहूँगा कहीं ना कहीं 7th नंबर पॉलिटिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। और 8 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी ऐसा काम नहीं करना, मतलब एक तरीके से आपको अपनी तरफ से प्रमोट करना है प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट, फेयरनेस और इम्पार्शलिटी, चार्ज ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, मेंटेन करनी है। मेंटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पब्लिक, पर्टिकुलरली टू द वीकर सेक्शन। देन मेंटेन courtesy and good behavior with the public, okay, take decisions only in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively और economically, जो है पब्लिक रिसोर्स यूज करना है, पब्लिक इंटरेस्ट में यूज करना है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसी से बोलता है डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट, अगर आपका कुछ भी होता है ड्यूटीज के रिगार्डिंग, टेक स्टेप्स टू रिजॉल्व एनी कन्फ्लिक्ट, अगर कुछ भी होता है, और उसको हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना है पब्लिक इंटरेस्ट को। नॉट प्लेस हिमसेल्फ एनी अंडर फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन और एनी इंडिविजुअल, किसी का उसमें नहीं आना कि आपकी ड्यूटीज़ के अंदर वो आपको इन्फ्लुएंस कर सके। अपनी पोजीशन को मिसयूज़ नहीं करना है, ठीक है। एंड नॉट टू टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू डिराइव फाइनेंशियल या मेटेरियल गेन करने के लिए, फैमिली फ्रेंड के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है 15 वाला भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक है। देन वी हैव ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी वाला इंपॉर्टेंट है। 7th, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। 8th इंपॉर्टेंट है, प्रमोट जो है आपको मेरिट, फेयरनेस, इम्पार्शलिटी अपनी तरफ से करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका मिसयूज़ नहीं करना है आपको, कि किसी से मतलब पोजीशन का मिसयूज़ करके कोई भी आप फाइनेंशियल बेनिफिट ले। मेक चॉइसेस जो है इस तरीके से हमेशा मेरिट पर ही आप काम करें। फेयरनेस, इम्पार्शलिटी रखनी है, कभी भी नॉन डिस्क्रिमिनेट नहीं होना अगेंस्ट द पुअर या अंडर प्रिविलेज सेक्शन। हमेशा रिफ्रेन करना है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लॉ के अगेंस्ट जाती है तो उसको कॉन्ट्री करना है। मेंटेन डिसिप्लिन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज एंड लाइबल टू इम्प्लीमेंट द लॉफुल ऑर्डर्स डेली कम्युनिकेटेड टू हिम, जो भी उनको दिए जाते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको। फिर आता है मेंटेन डिसिप्लिन, तो ये नंबर है आपका 19 नंबर है, ठीक है। और 20th नंबर पर है आपका मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको मेंटेन करनी है, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तब ये भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर भी आपको कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करनी है हमेशा, ठीक है। विद रिगार्ड टू इन्फॉर्मेशन टू, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लगता है आपको कि वो रिवील होने से हमारी कंट्री के ऊपर सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी पे कोई बात आएगी तो वो नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंडली रिलेशंस पे कोई भी बात आती है, लाइक दिस, या लीड टू इंसाइटमेंट एंड ऑफेंस, या फिर अनलीगल और अनलॉफुल गेन, अगर कुछ। नेक्स्ट है आपका 21, बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्म एंड डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल एंड डेडिकेशन टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज, अपने के अकॉर्डिंग जो है हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म आपने रखना है, ठीक है। लाइक दिस, यही कुछ हैं जो चीज़ें जो आपको मेंटेन करनी है। ये था आपका 3 का 1, 3 का 1 के अंदर ये 21 पॉइंट्स हैं आपके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। ठीक, यही तो है आपका कंडक्ट, आपके कंडक्ट के बारे में तो बात हो रही है कि आपका जो कंडक्ट है वो किस प्रकार का होना चाहिए, बेसिकली तरीके से होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है आपका
तो कुछ पॉइंट्स हमने इनको याद करेंगे हम। फिर बोलता है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, कोई भी अगर मान लीजिए होल्डिंग सुपरवाइजरी पोस्ट अगर होल्ड करता है, एंड दे हैव द इंश्योर द इंटेग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर हिज कंट्रोल। जो भी उनके अंडर में है उनको जो पूरी उनका आपको ध्यान रखना है। सुपरवाइजरी पोस्ट पर अगर आप मान लीजिए आप अंडर सेक्रेटरी, तो आपको इंश्योर करना है कि इंटेग्रिटी एंड डिवोशन ऑफ द टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन वी हैव नेक्स्ट इज नो इम्पोर्टेंट नो सॉरी नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल, एक तरीके से क्या बोलता है ये आपको जो है ड्यूटीज़ जो है, जो भी आपके पास पावर कन्फर की गई उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट जजमेंट करना है। जो भी आपको ड्यूटीज़ दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट जजमेंट करना है, एक्सेप्ट सिर्फ उस केस में नहीं करना है आपको अपनी तरफ से जब आपके सीनियर्स की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे सीनियर बोलता है वैसा करना है आपको। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट जजमेंट लगती है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, डायरेक्शंस जो है हमेशा राइटिंग में लेनी है ऑफिशियल सुपीरियर से। ठीक है, किसी से भी कोई भी ओरल डायरेक्शन देता है तो आपको उसको रिटर्न में लेना है। कोई भी अगर मान लीजिए हैबिचुअली फेल हो जाता है विद इन टाइम, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो भी उनसे वो की जाती है, तो वो भी जो है ये माना जाएगा कि जो है ये जो है लैक कर रहे हैं डिवोशन टू ड्यूटी में। ये दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर जो है ट्रू वाले के अंदर जो है ना, ये हमारे पास पॉइंट आते हैं, सिर्फ ये 4 पॉइंट्स ही हैं देखा जाए तो। कि कोई भी अगर सुपरवाइजरी होल्ड पोस्ट करा तो आपको बताना है आपके ऊपर जो भी आपके पास पावर मतलब जो भी आपके पास पावर जो मिली है ना पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो आपको एक्सरसाइज तक बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन अगर सुपीरियर कोई बोलते थे तो उनके डायरेक्शन के अंडर काम करना है। और जो डायरेक्शन ऑफ ऑफिस सुपीरियर्स हमेशा राइटिंग में होने चाहिए, ऑर्डिनरली भी इन राइटिंग। अगर ओरल ओरल जो डायरेक्शन उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उससे कंफर्म कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको किसी से ऑफिशियल सुपीरियर से आपको कुछ मिला, ओरल डायरेक्शंस मिला, तो कंफर्म करना है आपको राइटिंग में, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है, देन वी हैव एक्सप्लेनेशन दे रखा है, अगर कोई बंदा जो है गवर्नमेंट हैबिचुअली फेल हो जाता है टू परफॉर्म एनी टास्क विद इन द टाइम, कोई टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो है जो उससे की जा रही है वो लैक कर रहा है उसके अंदर, तो वो है जो क्लोज रूल 2 ऑफ सब रूल 1, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी के अंडर में आएगा आपका। ठीक है, तो ये जो डिवोशन ऑफ है ये एकदम इम्पोर्टेंट बन, डिवोशन टू ड्यूटी के अंदर डिवोशन टू अगर कोई हैबिचुअली जो है फेल होता है, यूजुअली फेल टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू हिम। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं आपका, as empowering a government servant to evade his instructions this from superior officers, such instructions are not necessary under distribution of powers and responsibilities। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। रूल 2 का 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है कि आपको अपनी बेस्ट जजमेंट में काम करना है जब तक ऑफिशियल सुपीरियर से डायरेक्शन नहीं। कहता है कि नथिंग इन क्लोज 2 ऑफ सब रूल 2 शैल बी कंसिडर्ड एज एम्पायरिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को एम्पायर नहीं कर सकती जिससे वो अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है इवेट हो सके। ठीक है, बाय सीकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटी। ठीक है, व्हेन सच इंस्ट्रक्शन आर नॉट नेसेसरी अंडर द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये रही बात आपकी नंबर 3 की। तो ये 3 का जो है दीज आर जनरल कंडीशंस, ये जनरल कंडीशंस आपको बताएंगे। ठीक है, इनमें से कुछ जो हैं दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा इंटेग्रिटी तो मेंटेन करनी है। दूसरे नंबर बात आपका डिवोशन टू ड्यूटी, ड्यूटी के अंदर आ गया कि आप हैबिचुअली फेल नहीं होने चाहिए अपने काम को। कोई का अगर फेल होता है, हैबिचुअली फेल होता है टू परफॉर्म एनी टास्क असाइन टू हिम, तो वो इसके अंदर डिवोशन टू ड्यूटी के अंदर आया जाएगा। थर्ड आपका आता है कुछ भी आपको ऐसा काम नहीं करना है अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। फिर आपका आता है 7th नंबर आता है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी हमेशा आपको मेंटेन करनी है। 8th नंबर पर आता है आपका मेरिट फेयर इम्पार्शल होनी चाहिए आप ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आपको अपनी कभी भी जो 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 आपका पोस्ट है उसका मिसयूज़ नहीं करना, पोजीशन का मिसयूज़ नहीं करना फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट। 19 नंबर पर आता है आपको हमेशा डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। ठीक है, और कॉन्फिडेंशियली कॉन्फिडेंशियलिटी जो है मेंटेन करनी है। कोई भी ऐसी चीज़ वो नहीं करना जिससे आपकी कंट्री के ऊपर कोई बात आए। 21 नंबर बोलता है कि आपको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म या डेडिकेशन जो है आपकी होनी चाहिए और द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज़। ठीक है,
सुपरवाइजरी पोस्ट 2 1 का बोलते हैं, कोई भी सुपरवाइजर पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो आपको अपने कंट्रोल में इंटीग्रिटी डिवोशन भी आपके अंडर में उनको उनको रखना है, अपने डिसिप्लिन बना के रखना है। डिसिप्लिन वाला तो है 19 वाला, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म यह है आपका, डेडिकेशन टू बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज, ये है आपका 21 में, ठीक है। 2 का 1 जो है वो बोलते करते तो इंश्योर करना है आपको इंटीग्रिटी डिवोशन टू ड्यूटी ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट। 2 का 2 बोलता है आपका कि जो भी एक्साइज आपके ऊपर पावर कन्फर्ड ऑन हिम एक्ट अदरवाइज जजमेंट बेस्ट जजमेंट में काम करना है, एक्सेप्ट जहाँ पर सुपीरियर ऑर्डर आता है आपका। तो 2 का 2 है पार्ट एक तरीके, ठीक है। और हमेशा राइटिंग में लेनी है डायरेक्शंस। ये है आपका, ये कहता है आपका, ये जनरल कंडीशंस है। अब इसके अंदर जो है इन जनरल कंडीशंस के बाद जो है ये कहीं ना कहीं 3A 3B और 3C को जो है बाद में इंसर्ट किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, पहले तो आपको पता चला कि जनरल कंडीशंस के बारे में इन्होंने बताया, फिर उसके बाद बात करते हैं प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। देखिए तो 3A में क्या आता है, प्रॉम्प्ट होने चाहिए आप अपने काम को लेके। दैट मीन्स कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक तो प्रॉम्प्ट होना चाहिए और कर्टियस होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या सोचते हैं, मतलब अपना काम जो है कहीं भी आपको कोई भी ऐसी डायलेक्टरी प्रैक्टिस एडोप्ट नहीं करनी है जिससे जो है कोई भी विलफुल डिले कॉज नहीं करना है एक तरीके से। तो ये तो हो गया प्रॉम्प्टनेस, ठीक है। दूसरा बोलता है कर्टसी, किसी भी हालत में आप जो है डिसकर्टियस नहीं होंगे एक तरीके। 3A में क्या बोलता है आपका, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। 3A क्या है आपका, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। तो फर्स्ट नंबर पर था आपका कहीं ना कहीं, फर्स्ट नंबर पर है आपका शॉर्ट टाइटल था आपका। शॉर्ट टाइटल क्या है, फिर आपका था इसके अंदर कमेंसमेंट क्या है, और कमेंसमेंट के बाद कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल, और एक और वर्ड था यार, क्या था इसका, कोई बात नहीं ऐसे ही याद होगा। एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन क्या क्या फर्स्ट में। सेकंड में तो डेफिनेशन आता है, थर्ड में जनरल कंडीशंस आता है, और 3 का जो ए पार्ट है दैट इज प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, ठीक है। 3A में है, ये इंपॉर्टेंट है यार। 3B में आता है आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। आपको जो है हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ऑब्जर्व करना है, जैसे कि इसके अंदर दे रखा है गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके, मान लीजिए मैरिज के रिगार्डिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कल्चरल हेरिटेज के रिगार्डिंग, या फिर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो वो भी जो है अ, ये इसके अंडर में आपको, मतलब ये आपकी वो आती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि जो 3C है ना इसका, 3C बोलता है दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, ठीक है। तो ये हमारा 3C के अंदर पूरा आ जाता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 3C के अंदर दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। लेकिन उससे पहले ही 3B के अंदर जो है दो चीज़ रहता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को आपको ऑब्जर्व करना है, और इसी के साथ में एक बोलता है कि आपको गवर्नमेंट एक पॉलिसी है लेके आई जाती, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो आपको करना है, ठीक है। इसके बाद जो विशाखा गाइडलाइंस आ गई थी ना इसमें, इसके अंदर, तो वो 3C के अंदर पूरा डाल दिया है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या रहा, सबसे पहले आपका क्या रहा, फर्स्ट में रहा आपका, सबसे पहले रहा आपका शॉर्ट टाइटल, ठीक है। फिर उसके अंदर शॉर्ट टाइटल के अंदर आपका कमेंसमेंट और उसकी एप्लीकेशन, ये फर्स्ट रहा आपका। सेकंड के अंदर क्या रहा आपका, सेकंड के अंदर रहा आपका डेफिनेशंस एक तरीके से, ठीक है। थर्ड के अंदर क्या रहा आपका, डेफिनेशन। थर्ड के अंदर रहा आपका जनरल कंडीशंस, और इसी के अंदर 3A के अंदर रहा प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, और 3B का आया आपका ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी आपको क्या करना है, दैट इज एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे एक्ट ऑफ मैरिज, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज, जो है इस तरीके से आपको फॉलो करना है। सेकेंडली इसका बी पार्ट है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज का मतलब क्या समझते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए कोविड-19 के टाइम पर 18 से 45 वर्ग के जो भी वो थे उनको जो है वैक्सीनेशन के लिए बोला गया, तो जैसी पॉलिसी आई तो फिर आपको लगवाना था, ठीक है। 3C बोलता है दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये आया था आपका, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या बोला कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है किसी तरीके से इंडल्ज नहीं होगा किसी भी एक्टिविटीज़ में जहाँ पर जो है सेक्सुअल हरासमेंट जो है किसी वुमेन का हो एट एनी वर्क प्लेस, ठीक है। और एवरी गवर्नमेंट हु इज इन चार्ज ऑफ वर्क प्लेस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक द अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट। और सेक्सुअल हरासमेंट किसको 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 मानते हैं आप, इसमें इस डेफिनेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, फॉलो, जैसे आपका कोई भी बिहेवियर, जैसे कि वेदर डायरेक्टली और इम्प्लाइड कुछ भी हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, पोर्नोग्राफी, अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, कुछ भी हो, फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज जो है या फिर कोई भी अदर सर्कमस्टेंसेज, ठीक है।
कोई बिहेवियर से सेक्सुअल दैट में अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट क्या क्या है, जैसे आपका इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रोमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई भी आपका इम्प्लाइड या फिर एक्सप्लिसिट प्रोमिस है आपका प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, तो वो है आपका उस केस में होगा डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन इन एम्प्लॉयमेंट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहाँ पर आप कहते हैं कि नहीं उनको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाए, कोई डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट होगी एम्प्लॉयमेंट में, कोई फ्यूचर में आपको ऐसे एम्प्लॉयमेंट में कुछ अच्छा एम्प्लॉयड कुछ भी आप थ्रेट दें अगर इस तरीके से। ठीक है, इंटरफेरेंस विद हर वर्क ऐसे इंटीमेटेड या हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करें या फिर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट करें आप, तो उनकी हेल्थ या सेफ्टी पर कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो इसके अंडर में आ जाएगा। इसके अलावा वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस का मतलब क्या है यहाँ पर आपका, वर्क प्लेस का मतलब है कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच, यूनिट, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश या फिर ओन्ड और कंट्रोल्ड होली और सब्सटेंशली फाइनेंस्ड बाय फंड्स, जो कि गवर्नमेंट ने दे रखे हैं उनके द्वारा सब्सटेंशली फाइनेंस्ड है, तो वो वर्क प्लेस में काउंट होगा। हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स के बारे में स्पेसिफिकली लिख रखा है। कोई भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्टेडियम जो है इस तरीके से कोई भी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग स्पोर्ट्स या कुछ भी हो, रेजिडेंशियल हो या ना हो, कुछ भी एनी प्लेस विजिटेड बाय एन एम्प्लॉय, अगर वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के जैसे मान लीजिए कहीं जाना आना होता है उनका, तो वो भी जो है वर्क प्लेस के अंडर आएगा। कोई भी वहाँ जहाँ उनका जो इवन घर है वो भी उनका वर्क प्लेस के अंडर में आएगा। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद बात करते हैं हम कुछ गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस हैं इसके अंदर, दैट इज इंटीमेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन रिगार्डिंग कन्विक्शन। तो यहाँ पर कुछ आपके गवर्नमेंट, ये जो हमारे तीन चीज़ बात करी ना इन्होंने, तीन चीज़ क्या क्या बात करी, सबसे पहले प्रॉम्प्ट होने चाहिए, कर्टसी होना चाहिए, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और इसके अलावा थर्ड सी में आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला है। तो इन्हीं के ऊपर ही कुछ जो है एक तरीके से आपके कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन दे रखे हैं, वो हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर इंटीमेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन रिगार्डिंग कन्विक्शन, अगर कोई भी कन्विक्शन के रिगार्डिंग जो है वो रहता है, तो आपको इंटीमेट करना है। ठीक है, सेकंड रुकिएगा।
ओके 3A की बात करते हैं, दैट इज प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। सॉरी अबाउट द डिले। हाँ तो हमारा हम कहाँ पर थे यहाँ पर? यस, हम इन्हीं को रिलेट कर रहे थे क्या क्या है। तो हमें पता चला कि 3A के अंदर क्या है, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। 3B के अंदर है आपका गवर्नमेंट ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, और 3C के अंदर है आपका दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला जो है ना, उसको आपको पूरा जो है प्रिवेंशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। ठीक है, ये कुछ इसके रिगार्डिंग जो है ये आपका एक तरीके से कवर हो जाता है इसके अंदर। हम यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था। तो अब बात करते हैं कि इसके रिगार्डिंग कुछ गवर्नमेंट की GIDs है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस। ठीक है, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, फर्स्ट आपका इंटीमेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन रिगार्डिंग कन्विक्शन है। यस, अगर कोई भी कन्विक्शन होते हैं, कोई भी किसी भी केस में आप दोषी पाए जाते हैं, तो वो आपको इंटीमेट करनी है। ठीक है, एक तरीके से देखिए यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। ये क्या कहता है कि अटेंशन इज रिमाइंडेड टू रूल नंबर 55 या 58 कहता है, जिसके अंदर जो CCA रूल्स हैं आपका वो, और आर्टिकल 3(1) और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं कि प्रोसीजर देयर अंडर नीड नॉट बी फॉलोड। ये जो नीचे वाला जो जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर भी डिपार्टमेंटल पेनल्टी इम्पोज करनी है। ठीक है, जहाँ पर डिपार्टमेंट पेनल्टी इम्पोज करनी है वहाँ पर ये नीचे वाला जो है यूज़ नहीं करना है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स विच हैव लेड टू कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल कोर्ट। अगर मान लीजिए ये नीचे वाला आपको नहीं करना, जहाँ पर डिपार्टमेंट पेनल्टी इम्पोज करनी है गवर्नमेंट सर्वेंट पे, किस फैक्ट्स के बेसिस पे, जिनकी वजह से इसको जो है कन्विक्शन हुई है। ठीक है, एक क्रिमिनल कोर्ट, मान लीजिए डिपार्टमेंट के अंदर कोई आपके DI चली, उन्होंने डिसाइड किया कि इनको जो है क्रिमिनल कोर्ट भेजा जाए, तो उस केस में जो है वो नीचे वाला नहीं किया जाएगा, ये वाला फॉलो। ठीक है, सेकेंडली डिसमिसल जो है एटसेट्रा इन सच केसेस इज नॉट टू बी ऑटोमेटिक। तो डिसमिसल जो है वो सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होगा इन केसेस में भी। ठीक है, इट शुड बी एग्जामिन्ड ऑन मेरिट्स and orders imposing the appropriate penalty passed only where the charges against the government on which his conviction is based। ठीक है, जैसे आपने केस को कर दिया लॉ के पास रेफर कर दिया, ठीक है, जैसे कोर्ट में आपने रेफर कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट में कर दिया तो आप फिर उसको डिसमिस कर देंगे ऑटोमेटिकली, नहीं, डिसमिस नहीं करना है। इट शुड बी एग्जामिन्ड ऑन इट्स मेरिट के ऊपर डिसाइड होगा। orders imposing the appropriate penalty passed only where the charges against the government servant on which his conviction is based। ठीक है, अगर वो शो करती है कि हाँ इनका ऐसा कुछ था तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा इन ऑर्डर दैट डिपार्टमेंट अथॉरिटीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन कन्विक्टेड और कोर्ट बाय लॉ। अगर मान लीजिए कि कोई भी डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट who has been convicted by any court of law, by a court of law, may be in a position to consider his case and pass suitable orders thereon। इन ऑर्डर दैट, इस ऊपर वाले के ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट अथॉरिटीज जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की, हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर मान ली कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कन्विक्ट हुआ था बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, ही मे बी इन अ पोजीशन टू कंसीडर हिज केस एंड पास सूटेबल ऑर्डर्स देयर ऑन। तो जो डिपार्टमेंट अथॉरिटीज है वो हो सकता है कि इस पोजीशन में हो कि उसके केस को कंसीडर कर लेगा और जो है सूटेबल ऑर्डर्स जो है पास कर सके। तो हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है डिपार्टमेंट सुपीरियर्स को उस कन्विक्शन के बारे में बताएगा, वेयर द ऑफेंस इज ऑफ सीरियस नेचर और प्योरली टेक्निकल, कुछ भी होगा तो बताएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए गए हैं जहाँ पर ना लोग जो है हम जो गवर्नमेंट को अदर सोर्सेज से पता चलता है इन चीज़ों के बारे में। तो ये अगर कोई भी ऐसा करता है गवर्नमेंट सर्वेंट हु मे बी कन्विक्टेड इन क्रिमिनल कोर्ट टू इन्फॉर्म हिज सुपीरियर, तो आपको बताना है, वो विल बी रिगार्डेड एज सप्रेशन ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन माना जाएगा और डिसिप्लिनरी जो है एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीमेशन अबाउट डिटेंशन। देखिए, अगर कोई अरेस्ट हो जाता है, कन्विक्शन की बात है, कोई चीज़ में आप दोषी पाए गए वो तो एक अलग चीज़ है। अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं तो जो है आपको सब्सिक्वेंटली, अगर आपको बेल भी मिल गई है तब भी आपको अपने ऑफिशियल सुपीरियर को प्रॉम्प्टली बताना है। अगर आप ऐसा फेल कर जाते हैं ऐसे बताने में, तो इसको मटेरियल सप्रेशन ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन माना जाएगा एंड डिसिप्लिनेशन आपके अगेंस्ट चलेगा। थर्ड है कंडक्ट रूल्स डू नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। जो है आपके कोई भी कंडक्ट रूल जो है वायलेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह से केसेस आए थे जहाँ पर आप बोलते हैं कि फंडामेंटल जो है रूल वायलेट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपने गवर्नमेंट सर्विस आके ज्वाइन किया है, ठीक है, आपने खुद से ये रूल को बोला कि हाँ ये रूल हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं फंडामेंटल रूल्स वायलेट हो रहे हैं तो आप अपने जाके कोई गवर्नमेंट सर्विस छोड़ सकते हैं। ठीक है, और फिर आप अपने फंडामेंटल राइट्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बोलता है ज्वाइनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट आउटसाइड, आप आउटसाइड नॉर्मल ऑफिस आवर्स कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो आपका जो ऑफिस है वो किसी भी तरीके से उसमें कोई इम्पैक्ट ना हो। और इसके लिए आपको यस प्रायर इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी
और इसको लिबरल तरीके से जो है परमिशन ग्रांट की जाएगी, लेकिन आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि जो है इट कैन बी विड्रॉन एट एनी मोमेंट अगर आप जो है आपकी ड्यूटीज जो है नेग्लेक्ट हो रही हैं। तो यस, ज्वाइनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ टेन्योर ऑफ ऑफिशियल शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल ग्रांटिंग परमिशन। हाँ, आपको टेन्योर जो है पहले ही उनसे पूछ लेना कितना लगेगा। अगर मान लीजिए उन्होंने बोला 2 साल और उसके बाद वो एक्सटेंशन मांगते हैं तो इस केस में आपको डीओपीटी से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, श्रमदान की अगर हम बात करें कि श्रमदान जो है भारत सेवक समाज के अंदर जो है क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं श्रमदान के रिगार्डिंग। ठीक है, भारत सेवक समाज, तो वो आपको एनकरेज करना है और इसके अंदर आपको प्रायर परमिशन जो है लेनी होती है। ठीक है, श्रमदान अगर आप करना चाहते हैं भारत सेवक समाज, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर भी आ रखा है। तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ को इनकरेज करना है, लेकिन यस आपको जो है इसके लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई अगर सिविल डिफेंस सर्विस अगर लेना चाहता है तो उसके लिए क्या है, ये परमिसिबल है, आप कर सकते हैं। बस जो भी गवर्नमेंट जो होल्डिंग यानी की पोस्ट अगर कोई होल्ड कर रहे हैं तो उसको आप नहीं नहीं देंगे मतलब परमिशन एक तरीके से। और कोई भी अगर मेंबर है उस सिविल डिफेंस सर्विसेज का तो उनको इस केस में जो है इमरजेंसी केसेस में उनको स्पेशल कैजुअल लीव भी मिलेगी। ठीक है, एंड द पीरियड ऑफ एब्सेंस जो है मान लीजिए जो है उसको ट्रीट किया जाएगा स्पेशल कैजुअल लीव में। ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जो कि सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है ज्वाइन करते हैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, और ये जो रूल्स है ये सब पर एप्लीकेबल होगा, इवन टू पीएसयूज जो है वो चाहे तो इनको कर सकती है। तो सिविल डिफेंस सर्विसेज के बारे में आपको बताया परमिशेबल है। ठीक है, होल्डिंग यानी की पोस्ट बस उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है और आपको इसके लिए परमिसिबल मतलब परमिशन तो लेनी पड़ेगी ऐसा आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं आपका। देखिए यहाँ पे दो ही बात आती है, एक्सक्यूज मी, या दो ही बात आती है कि या तो आपको परमिशन लेनी है या फिर प्रायर परमिशन लेनी है। एक होता है कि आपको इंटीमेशन दे दिया आपने, एक होता है कि परमिशन लेनी है। तो यहाँ पर देखिए एज सच कोई प्रायर वर्ड इन्होंने यहाँ यूज नहीं किया है इसके अंदर में, सिविल डिफेंस सर्विसेज के अंदर में। इसको हम एक बार री रीड कर लेते हैं अगर कहीं है तो। हाँ देखिए, कह रहा है देयरफॉर मिनिस्ट्रीज आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू परमिट, परमिट कर दीजिए मतलब आप परमिशन दे दीजिए उनको। ठीक है, तो परमिट गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर्किंग अंडर देम टू ज्वाइन दिस। ठीक है, लेकिन की पोस्ट कोई होल्ड करे तो उस केस में नहीं है। इमरजेंसी केस में आपको एनरोल्ड एज ए मेंबर ऑफ सिविल डिफेंस सर्विसेज उनको आप जो है ड्यूटीज़ के लिए इवन ड्यूटीज़ कोई भी फंक्शन करते हैं ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स तो उस केस में आपको स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है। और इसके अलावा जो परमिटेड टू रिसीव इन एडिशन टू देयर सिविल पे, तो जो भी उनको जो सिविल पे अगर मिल रही है ना उसके अलावा अगर मान लीजिए उनको कुछ वहाँ से मिलता है तो उसके लिए भी वो जो है एंटाइटल है। नेक्स्ट है आपका दीज ऑर्डर्स आर नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट। ये गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है who are desirous to join civil defense organization on a whole time paid basis। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है ना, if there is no objection to take action on the above lines in respect of the undertaking under their control। ठीक है, तो जो है अगर हम बात करें सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की या पब्लिक अंडरटेकिंग की तो ये उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, यू गॉट इट। तो परमिशन है, प्रायर परमिशन नहीं है। जैसे ऊपर वाले श्रमदान के अंदर भारत सेवक समाज के अंदर आपका प्रायर परमिशन था। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के अंदर की सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको 7 डेज की, अब तक जितना मैंने पढ़ा है सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पढ़ा है कि 7 डेज की आपको SCL मिलती है, मतलब स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है इसके अंदर। अ, बस आपको यहाँ से परमिशन लेनी है, परमिशन आपको जो है दी जा सकती है। बस यही है कि आपका इंटरफेयर ना करे इन द डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज, ऑफिशियल ड्यूटीज। एंड नो ऑब्जेक्शन टू द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। आपको मतलब अगर कोई पीरियड ऑफ ट्रेनिंग भी है ना उसके अंदर भी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप जाके जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं पीरियड ऑफ ट्रेनिंग भी। उसको हम जो है पहले उसको हम कैजुअल लीव मानेंगे, और अगर लीव नहीं है आपके पास, कैजुअल लीव भी नहीं है, तो फिर आपके उस केस में वो स्पेशल कैजुअल लीव कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी आपने जैसे जोन एम्बुलेंस ब्रिगेड में आपकी किसी फेयर वगैरह के अंदर फर्स्ट एड पोस्ट में आपकी ड्यूटी गई है तो आपको स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी, लेकिन 7 पूरे साल में जो है 7 कैजुअल लीव दी जाएंगी आपको। ठीक है, और उन्हीं के लिए होगा जो ऑफिस आवर्स में आप वर्किंग डेज में है, उन्हीं उन्हीं के लिए स्पेशल कैजुअल लीव होगा। और अगर आप हाफ डे के लिए थे तो सिर्फ हाफ डे की आपको स्पेशल कैजुअल लीव जो है अलाउ की जाएगी।
आगे बोलते हैं तो हमारे पास अब तक हमने 3 पढ़े हैं। इसमें एक था श्रम सेवक समाज, उसके लिए प्रायर परमिशन इंपॉर्टेंट है। श्रमदान, सॉरी, श्रमदान है इन द नाम है उसका भारत सेवक समाज, श्रमदान इन द भारत सेवक समाज, प्रायर परमिशन की इंपॉर्टेंट है। सिविल डिफेंस के अंदर भी आपको परमिशन की जरूरत है, परमिशन दी जाएगी आपको, ठीक है। और स्पेशल कैजुअल लीव भी दी जाएगी। एम्बुलेंस के सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड के अंदर 7 डेज की स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी आपको, ठीक है। और यस, परमिशन दी जाएगी आपको। फिर है आपको होम गार्ड के अंदर वो कह रहे हैं आप एनकरेज कीजिए लोगों को कि इसके लिए अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बोलता है, जैसे होम गार्ड के अंदर बोलता है कि एनकरेज करना है आपको एक तरीके से, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट उसमें, उस किसके अंदर भी आपको स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। इन केस जहाँ पर जो एम्प्लॉइज है वो आर एंगेज इन ऑपरेशनल और मेंटेनेंस ड्यूटीज, तो उनकी जो है वो परमिशन जो होगी सब्जेक्ट टू एग्जिजेंसीज ऑफ पब्लिक सर्विसेज होगी। भैया होल्डिंग अगर की पोस्ट होल्ड कर रहे हो आप, तो परमिशन जो है नीड नॉट बी परमिटेड टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कॉर्पोरेशन और पब्लिकेशन अंडर देम, ठीक है। होम गार्ड, नेशनल वॉलंटियर कॉर्प्स और प्रेन्य रक्षा दल, इन सब में भी जो है प्रोवाइडेड दैट दी देयर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है कंसिडर दिस कैन विदाउट डेट्रीमेंट टू देयर ऑफिशियल ड्यूटीज, और इनको एक तरीके से स्पेशल कैजुअल लीव कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दे कैन इन एडिशन टू देयर पे भी जो है वो ले सकते हैं आप वहाँ पर जहाँ पर ऐसा सब कुछ मिलता है, ओके। तो होम गार्ड हो गया, नेशनल वॉलंटियर कॉर्प्स हो गया, और प्रेन्य रक्षा दल। तो यहाँ पर सिर्फ प्रायर परमिशन जो है सिर्फ एक एक के लिए बोला गया है, बाकी के लिए परमिशन बोला गया है, बट श्रमदान वाले के लिए, भारत सेवक समाज के लिए प्रायर परमिशन बोला गया है। नेक्स्ट है आपके लिए 10th बोलता है आपका पॉइंट, परमिशन टू ग्रांट सर्वेंट्स एंड पब्लिक एम्प्लॉइज टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी। तो हमारा अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमारे पास रहा श्रमदान इन सेवक समाज, भारत सेवक समाज, ठीक है, भारत सेवक समाज में आया पहले, प्रायर परमिशन की जरूरत है। फिर सेकंड नंबर पर आया आपका सिविल डिफेंस, फिर थर्ड नंबर पर आया आपका सेंट जॉन ब्रिगेड, फिर फोर्थ नंबर पर आया आपका सिविल डिफेंस जिसके अंदर वॉलंटियर कॉर्प्स और प्रेन्य प्रेन्य प्राण प्राणिया प्राणीय रक्षा दल, प्राणीय रक्षा दल, ठीक है, इस तरीके से आया। देन यू हैव टेरिटोरियल आर्मी जो है अभी हमारा आता है। टेरिटोरियल आर्मी की बात करें तो यस, किसी भी गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको परमिशन आपको देनी है, ठीक है। तो वही है, अगर एग्जिजेंसीज होगी तो नहीं देना है, अदरवाइज परमिशन आपको देनी है। और कहते हैं परमिशन नॉट नेसेसरी फॉर सीकिंग, अगर आप कोर्ट में अगर आप अपनी ग्रीवेंसेस के रिगार्डिंग जाना चाह रहे हैं, जाते हैं, तो उसके लिए आपको परमिशन जो है जरूरी नहीं है, ठीक है। बस आपको ये है कि आपको फर्स्ट आपको नॉमिनल जो आपके नॉर्मल ऑफिशियल चैनल है उसको एग्जॉस्ट करना है, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपसे ऐसे परमिशन की बात आती है इस तरीके से, बिफोर एग्जिस्टिंग द नॉर्मल ऑफिशियल चैनल्स, तो सच परमिशन इज नॉट नेसेसरी, वहां पर भी परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिलेशन टू द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ हिज फैमिली। अगर कोई भी पर्सन जो है अपनी फैमिली को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता तो कंडक्ट रूल के अंडर नहीं आता, वो सीसीएस के रूल, सीसीए रूल्स के अंडर में आता है। सफिशिएंट रीजन है जहां पर उनके ऊपर जो है इस तरीके से अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट 3(1)(3), ठीक है, वो लग जाएगा, और इस तरीके से आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे आपके ऊपर रूल्स। कहीं ना कहीं वो जो लीगल राइट भी है, जो भी पार्टी अफेक्ट है वो लीगली भी जा सकते हैं। फिर बोलता है दोज होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल पोस्ट इन मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी, वो आपको जो कोई भी, जैसे आपने बताया ना कि कोई भी अगर ऑफिसर जो है इस तरीके से पोजीशन होल्ड करता है, तो आपको एकदम पूरा इम्पार्शल रहना है, ठीक है। और आपको इंश्योर करना है किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी ओकेजन पे ऐसा नहीं लोगों को लगना चाहिए कि कोई लोग आपसे हैं, कुछ लोग जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल सकते हैं, किसी को आप जो है भाव ही नहीं देते, ठीक है। आपको एकदम ऑनेस्ट रहना है, इम्पार्शल रहना है अपनी ड्यूटीज़ में। फेवरेटिज्म मतलब अवॉइड करना है एक तरीके से, फेवरेटिज्म या फिर किसी के अगेंस्ट में इल विल जो है वो आपको नहीं करनी है एक तरीके से। तो अगर वही है कि अगर आप ऐसा करते हुए मिल जाते तो सीसीएस कंडक्ट रूल्स आपके ऊपर लगेंगे, तो यहाँ पर ये वाला जो बात आ रही है, ये जो अ, ये किस में आएगा आपका एक तरीके से, क्या आएगा आपका, हाँ, 8th नंबर पर आएगा, प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, ठीक है। ये वाले उसकी क्लैरिफिकेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका इंटीग्रिटी ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड टू रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, तो जो है
जिनकी रेपुटेशन अगर अच्छी नहीं है तो उनको होल्ड आपको ऐसी जो है करना ही नहीं है, ऐसी जगह पर उनकी पोस्टिंग ही नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने कहीं ना कहीं ये 20 पेजेस जो है आज इसके कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट वाले पर, दैट इज हमारा जो हम इस तरीके से सोच रहे हैं नेक्स्ट जो है, फिर आपका चलते हैं हम रूल नंबर 15 पर चलते हैं। रूल नंबर 15 पर इसलिए क्योंकि हम वहाँ पर जो है ये हमारा 20 पेज की रिवीजन हो गई, अभी हम इतना ही करना चाहते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे दिस। थैंक यू सो मच।